नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी लेकर आपके पास आया हूं उसमें बहुत तरह की भावनाएं छिपी हैं। मेरी पत्नी चाहती थी कि मेरा बेटा त्योहार के मौके पर हॉस्टल से घर चला आए, भले 2 दिन के लिए, लेकिन वो उसे घर बुलाना ही चाहती थी। मैं पूरे मामले में चुप था। मैं माँ बेटे के रोज के संवाद को फोन पर सुन रहा था। बेटा कह रहा था कि माँ, IIT में पढ़ाई का कितना दबाव होता है तुम तो जानती ही हो। यहाँ ना तो दशहरा है ना दिवाली, मुझे रोज नए नए असाइनमेंट पूरे करने पड़ते हैं। सोचो, सारी रात पढ़ने में निकल जाती है। माँ कह रही थी कि क्लास तो नहीं चल रही बेटा, तुम घर आ जाओ, तुम दशहरा के बाद वापस लौट जाना। बेटे का मन भी था, घर आने का मन था, पर वो बाकी बच्चों को पढ़ते हुए देखकर सोच में पड़ जाता कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। जिन दिनों बेटे को दिल्ली के IIT में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला मिला था, मैं वहां गया था। हॉस्टल में मैंने देखा था कि बच्चे दिन रात पढ़ाई में जुटे हैं। बेटे के लिए हॉस्टल जाने का ये पहला मौका था। पढ़ने में वो बहुत अच्छा है और मेहनती भी है, पर हॉस्टल जाकर तो उसे लगने लगा कि उसकी पढ़ाई कुछ भी नहीं, यहाँ तो एक से एक धुरंधर पड़े हैं। ऐसे में माँ और बेटे की फोन पर चल रही बातचीत में चुपचाप सुनता। वो उधर से कहता कि घर आकर पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ पढ़ाई होगी। माँ कहती कि पढ़ने के लिए जगह कब से तुम्हारे लिए बाधा बनने लगी है, पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है। तुम कई हफ्तों से घर नहीं आए हो, पूजा पाठ के मौके पर तो घर आना ही चाहिए। बड़ी दुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ के ऐसा कहने पर बेटा सोच में डूब गया होगा, पर मैं पूरी तरह चुप था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि देखूं होता क्या है। मेरे मन में यह बात भी थी कि पत्नी जब चाहे बेटे से मिलने उसे कॉलेज जा सकती है, जाती भी है, कभी कपड़े पहुंचाने के नाम पर, कभी उधर से गुजरने के नाम पर। जाकर बेटे से गले मिल लेती है और खुश होकर लौट आती है। फिर त्योहार के मौके पर घर आने के लिए वो क्यों दबाव डाल रही है? अच्छा है, बेटा पढ़ने में लगा है, पर मैं चुप था। अब सुनिए वो बातचीत। पत्नी ने बेटे को फोन लगाया और कहा, तुम दोपहर में क्या खाओगे? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूं। बेटे ने उधर से कहा, माँ मैं अभी तो असाइनमेंट में व्यस्त हूं, तुम खा लेना, मैं इसे पूरा करके आऊंगा। माँ ने कहा, लेकिन बेटा हमारी बात तो हुई थी, तुमने कहा था कि घर आकर असाइनमेंट पूरा करोगे। बेटे ने कहा, माँ यहाँ माहौल है, यहाँ ये करना आसान है। माँ ने कहा, सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक छात्र ने अपने गुरु से कहा कि वो संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर बन चुका है, अब उसके लिए लक्ष्य को भेदना बहुत आसान हो गया है। दुनिया का कोई भी लक्ष्य उसके लिए मुश्किल नहीं। गुरु ने उसे दूर एक लक्ष्य दिखलाया और कहा कि इसे भेद कर दिखलाओ। छात्र ने पल भर में लक्ष्य को भेद दिया। लक्ष्य को भेद कर वो गुरु की ओर गुरूर भरी निगाहों से देखता रहा और पूछा, गुरु जी कोई कमी तो नहीं रह गई? गुरु ने उसे इशारा किया कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। छात्र को लेकर वो दूर पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां एक टीले पर गुरु खुद खड़े हो गए और दूसरे टीले पर छात्र को खड़ा कर दिया। उस टीले पर ठीक से खड़ा होने की जगह नहीं थी। पांव ठीक से जम नहीं पा रहा था, पर गुरु ने छात्र से कहा कि यहां खड़े होकर तुम उस वृक्ष पर निशाना लगाओ। छात्र के पांव कांप रहे थे। उसे लगातार डर लग रहा था कि कहीं वो इस टीले से गिर न जाए। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने निशाना साधा, पर निशाना नहीं लगा। अब गुरु ने धनुष उठाया और क्षण भर में लक्ष्य को भेद दिया। इतनी कहानी सुनाकर मेरी पत्नी चुप हो गई। मैं अब भी मूक बैठा था। सोच रहा था कि मेरी पत्नी ने आखिर यह कहानी बेटे को क्यों सुनाई। दोपहर लंच के समय दरवाजे की घंटी बजी। बेटा सामने खड़ा था। मैंने पूछा कि असाइनमेंट पूरा हो गया? बेटे ने कहा कि घर पर हो जाएगा। घर पर तो तुम्हें मुश्किल होगी, हॉस्टल में आसान होता। बेटे ने कहा, हाँ, पर जिंदगी में हर जगह अपने काम को पूरा करने के लिए आसान परिस्थिति मिले जरूरी तो नहीं। आसान परिस्थिति में तो कोई भी अपना काम कर सकता है। समतल जमीन पर खड़े होकर लक्ष्य को भेदना और बात है। ऊंचे टीले पर खड़े होकर लक्ष्य को भेदने वाला ही धनुर्धर होता है। जो पांव के कंपन पर अपना नियंत्रण रखना जानता है, वही सही मायने में धनुर्धर कहलाने का हक रखता है। छात्र ने विद्या सीख ली थी, लेकिन परिस्थिति पर नियंत्रण करना उसे नहीं आया था। गुरु ने परिस्थिति पर नियंत्रण करना सीख लिया था, इसलिए वो लक्ष्य को भेद पाए। ये ठीक है कि IIT में पढ़ने का माहौल है, पर असल में यह माहौल मन के भीतर होना चाहिए।
मैं आज तक घर में पढ़ता रहा हूँ, 12वीं तक तो सारे विषय मम्मी ने पढ़ाए हैं। फिर मैं ऐसा कैसे सोचने लगा कि परिस्थितियां मुझे पढ़ा रही हैं। पढ़ना मुझे है, समझना मुझे है। वो तो सार्थक तभी होगा जब मैं किसी टीले पर एक पांव पर खड़े होकर भी कर पाऊं। मैं सोच रहा हूं कि संजय सिन्हा कहानियां लिखते हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो कहानियों को जीती है। मैं सोच रहा हूं कि जिस कहानी को मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया था और सोच नहीं पाया था कि आखिर पत्नी ने यह कहानी बेटे को क्यों सुनाई, उसे मेरा बेटा पूरी तरह आत्मसात कर चुका था। सच में जो विपरीत परिस्थिति में भी निशाना साध सकते हैं वही धनुर्धर होते हैं। आम परिस्थिति हमें निशानची बना सकते हैं, धनुर्धर नहीं। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।